हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आरबीआई ने अभी हाल ही में रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, तो उस चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में बढ़ने से जनता पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को भी इस वीडियो में हम समझेंगे। अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये हैं आपके आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो सबसे पहले बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। इसके साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। लेकिन सीआरआर में ज़रूर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। 50 बेसिस पॉइंट मतलब कि 0.5%। इसके साथ ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है अपनी जमा राशि का एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखना। देखिए, अगर अभी जो कैश रिजर्व रेशियो, जैसे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर का मतलब। और अगर कैश रिजर्व रेशियो 4% है, मान लीजिए 4% है, तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे बैंक के पास डिपॉजिट है 100 रुपीज़ का, ठीक है। जो लोग डिपॉजिट करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं अपना बैंक में, तो बैंक में मान लीजिए 100 रुपीज़ है। तो अगर सीआरआर 4% है तो बैंक को 4% किसका, 100 का, ठीक है। 100 का 4% कितना हुआ, 4 रुपये हुआ। तो वो 4 रुपये रिजर्व बैंक के पास एज ए रिजर्व रखना होगा, ठीक है। अगर सीआरआर 4% है तब उस केस में ये चेंज होता रहता है, आरबीआई चेंज करता है, ठीक है। तो अगर डिपॉजिट बैंक के पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ की मान लीजिए 100 करोड़ है, ठीक है। तो अगर ये सीआरआर 4% है तो उस केस में बैंक को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो 4% है, जो यहाँ अमाउंट है उसका 4% रिजर्व करके रखना होगा, जो सेंट्रल बैंक होगी उसके पास। और बाकी बचे अमाउंट का वो चाहे तो लोन जो है वो बांट सकता है पब्लिक को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट डिसाइड किया है आरबीआई द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसको उस पर्टिकुलर अमाउंट को सेंट्रल बैंक में रिजर्व करके रखना होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। आगे बात करें तो देखिए, नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का आप पर सीधे असर पड़ता है। ऐसे में हमारा ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए, रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के अन्य कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। जबकि रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक अन्य कमर्शियल बैंक्स से रुपए लेता है। देखिए, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक देश के अन्य कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक अन्य कमर्शियल बैंक से रुपए लेता है, ठीक। तो अब चलिए समझते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी का आप पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ने से आपके होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों पर ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक आमतौर पर बढ़ी हुई रेपो रेट का बोझ खुद झेलने की बजाय ग्राहकों पर डाल देते हैं। वो खुद बियर नहीं करते हैं, उसको ग्राहकों पर डाल देते हैं। इसके अलावा रेपो रेट बढ़ने का असर आपके सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। बैंक अपने सेविंग अकाउंट और एफडी पर ब्याज दरें जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं एफडी और सेविंग्स अकाउंट पर। इसके साथ ही साथ लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भी सेंट्रल बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करके इसको काबू में करने की कोशिश करता है। रेपो रेट में ताज़ा बढ़ोतरी से उम्मीद की जानी चाहिए कि महंगाई को काबू में रखने में ये जो है ये हमको हेल्प करेगी, ठीक है। अभी जो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है वो इस पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि सेंट्रल बैंक महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। इसके अलावा अगर आप खुद पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं तो आप पहले जो आपका बैंक है उसके पास जाके कह सकते हैं कि जो पहले जितनी ही ईएमआई रख कर आपके जो लोन पीरियड है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए पहले जो आपका लोन चल रहा था वो 160 महीने के लिए था, ठीक है। तो आप उसको अगर ईएमआई अपनी नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको 162, 162
ठीक है, या 165, ठीक है, 165 कर सकते हैं। जैसे मान लिया 160 का था आपका, तो आप उसको बढ़ा के 162 या 165 महीने तक लोन का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप ईएमआई नहीं बढ़ाना चाहते तो ये आप अपने बैंक को जाके बोल सकते हैं। इसके बाद रेपो रेट बढ़ने से महंगाई को कम करने में मदद मिल सकती है, और रिज़र्व बैंक का मानना है कि ब्याज दर महंगा होने से जो मुद्रास्फीति की दर है, यानी कि जो इन्फ्लेशन का रेट है, उस पे भी काबू किया जा सकता है। इसके अलावा रेपो रेट बढ़ने का असर जो औद्योगिक विकास दर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज दर उनके लिए भी महंगी हो जाएंगी। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे भी इसका जो है इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर लंबे समय तक अगर ऐसा बना रहता है तो आर्थिक विकास दर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इससे जो रोज़गार की रेट है, जो रोज़गार है लोगों का, उस पर भी एडवर्स इफेक्ट होने के काफ़ी चांसेस बने रहते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।